हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एलएससी। एलएससी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे आई विल टेक अप रिप्रोडक्शन, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस निकलते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे बहुत से प्रोसेस होते हैं जो लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है, जिसको हम कह सकते हैं कि वी कैन सर्वाइव विदाउट दिस प्रोसेसेस। तो यहाँ पे है जैसे कि आपको न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। ये इस तरह की जो प्रोसेसेस हैं ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन की बात आती है तो क्या रिप्रोडक्शन भी हमारे सर्वाइवल के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा कि नहीं। मतलब रिप्रोडक्शन जो है हमारे जीने के लिए आवश्यक नहीं है, बट रिप्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी। वाई, क्यों आवश्यक है भाई? यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ फॉर अ शॉर्ट पीरियड टाइम देन डाई, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कुछ निश्चित समय के लिए जीवित रहते हैं और उनका एक लाइफ साइकिल होता है, एक पीरियड फिक्स होता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, खत्म, डाई हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। या फिर हम कह सकते हैं कि उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाते हैं। तो जो ये प्रोसेस है, ठीक है, इसमें जैसे कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम कहते हैं कि वो विलुप्त हो गए। जैसे डायनासोर है, डायनासोर को कहा जाता है कि वो विलुप्त हो गया। क्यों विलुप्त हो गया? क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है कंटिन्यूएशन, यानी कंटिन्यूली कंप्लीट नहीं हुआ, यानी इसलिए वो क्या हुआ, विलुप्त हो गया। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग हो या फिर प्लांट्स हो, लोअर एनिमल्स, हायर एनिमल्स, या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को बनाए रखने के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत आवश्यक है उसके लिए, ठीक है। जैसे होता है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। दिस इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब जस्ट इमेजिन करिए कि किसी फैक्ट्री में जैसे कि बहुत सारी चीजें बनती हैं, अगर वो एक टाइम के बाद बनना बंद हो जाएंगी तो क्या उसकी जो खपत है जिस तरह से हो रही है, तो फिर उसकी जिस तरह से मांग बढ़ेगी तो क्या वो हमें उपलब्ध हो पाएगा? नहीं उपलब्ध हो पाएगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए कह सकते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है बहुत आवश्यक होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा होगी। अब हम ये करेंगे कि रिप्रोडक्शन की मोड क्या है, प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो है हमारा, इसके टू प्रोसेस है। प्लांट्स या एनिमल ले लीजिए तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो टू टाइप से कंप्लीट होती है, जिसको कह सकते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर की बात आती है, ठीक है। तो जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें आपको जनरली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और यूनिसेलुलर जो होते हैं उसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। मल्टी सेलुलर में भी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होता क्या है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट इज asexual reproduction and how many types completed asexual reproduction in plants and animal. तो asexual reproduction in plants में हम कह सकते हैं कि production of new plant from a single parents without involvement of the gametes, यानी कि asexual reproduction में आपको सिर्फ सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे आपको मेल और फीमेल दोनों पेरेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें से किसी एक, या मेल हो या फीमेल हो, उससे ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो सिंगल पेरेंट्स, याद रखिएगा इसमें सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे नोट किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, और ये टाइप्स हो गए उसके, बाइनरी फिशन,
बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पे हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बाइनरी फिशन जो होता है ये आपका इसका एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप इसको कह सकते हैं अमीबा है, पैरामीशियम है, यूलिना है। और ये बडिंग है, इसमें हाइड्रा का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पायरोगैरा में आपको देखने को मिल सकता है। रीजनरेशन प्लानेरिया है, स्पोर फॉर्मेशन के लिए आपको राइजोपश में इसके एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल्स है, या फिर मोल्ड ऑफ ब्रेड जो होता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी जब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात हम करते हैं तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है आपको ओनली प्लांट्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में जो लिखा है ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होते हैं बाय स्टेम से भी होता है, बाय रूट से भी होता है, बाय स्टेम से भी होता है, बाय लीफ के माध्यम से भी होता है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो हमने लिखा है तो प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट होता है। अब आप कहेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है, तो वेजिटेटिव पार्ट्स में आपको रूट्स भी आते हैं, स्टेम्स भी आते हैं और लीव्स भी आते हैं, एक्सेप्ट फ्लावर्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो उसके क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स में नहीं आते, क्योंकि वहां पे आपको मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है। ठीक है, किसी किसी फ्लावर्स में आपको मेल और फीमेल सिंगल होते हैं, किसी किसी फ्लावर्स में जैसे हिबिस्कस है आप उसमें आपको एक ही फ्लावर्स में आपको बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन देखने को मिल सकता है। तो ये है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, स्टेम्स में जो होते हैं बहुत से प्रोसेस होते हैं, ट्यूमर है और स्टेम बल्ब है, राइजोम है एंड सब एरियल स्टेम है। ठीक है, और उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो प्रोसेस है वो उसमें आर्टिफिशियल मेथड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी आता है, जिसमें आपको कटिंग है, टिश्यू कल्चर है, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। पहले बाइनरी फिशन के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इन सारे चीजों के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। ठीक है, तो बाइनरी फिशन क्या होता है? इन बाइनरी फिशन द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाइनरी फिशन में जो होता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्प्लिट होते हैं, वो बॉडी जो उनकी स्प्लिट होती है और दो नए ऑर्गेनिज्म समान रूप से बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपको देखने के लिए बाइनरी फिशन का एग्जांपल हमने यहाँ पे जो दिखाया है ये है हमारा क्या है, अमीबा। इसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। ठीक है, ये यूनिसेलुलर है हमारा। और इसके अलावा बैक्टीरिया में भी आपको इस तरह के विभाजन को देखने को मिल सकता है, यानी कि इस तरह का डिवीजन जो है आपको देखने को मिल सकता है। इसमें होता क्या है कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं या फिर बैक्टीरिया होता है वो अपनी उनकी बॉडी जो होती है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि दो सामान्य बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। और इस तरह के विभाजन जो अमीबा में होता है, इस तरह का जो डिवीजन है आपको अमीबा में अमीबा की बॉडी के किसी भी पार्ट से कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, हमारा मदर अमीबा हो गया। ठीक है, ये और ये हो गया उसका न्यूक्लियस। यहाँ पे ये बन रहा है इसका सूडोपोडिया आर पुल्ड इन। अब यहाँ पे जो ये सूडोपोडिया है ये हमारा क्या है, सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया जो है पुल होकर के यहाँ से ये कंप्लीट हो गया और ये जो है हमारा पूरा कंप्लीट होकर के अमीबा दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जब सूडोपोडिया कंप्लीट होता है तो आपको दिखाई देगा कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है दो भागों में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। और धीरे धीरे जो है जब न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे जो है अभी आपको साइटोप्लाज्म में डिवीजन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। जो आप दिख रहे हैं ये इसका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये हमारा ये हो गया न्यूक्लियस अमीबा का। और जब ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तब ये जाकर के 2 डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। अमीबा में आपको एक चीज देखने को मिल सकता है कि ये बॉडी के किसी भी तल से यानी किसी भी पार्ट से डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि उनकी बॉडी जो होती है वो अधिक कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कह सकते हैं अधिक संगठित होती है। जैसे कि एग्जाम्पल इसके कालाजार के जो रुगाड़ू होते हैं, लिस्टमानिया में हो गया, इनके जो सेल होते हैं वो एक सिरे पे कोड़े के समान जो होते हैं सूक्ष्म बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसमें फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो होता है क्या होता है, डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, और वहीं से उनका डिवीजन स्टार्ट होता है। अब मलेरिया पैरासाइट हो गया, प्लाज्मोडियम जैसे बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी जो होती है, जब उनकी बॉडी में डिवीजन होता है तो एक मलेरिया प्लाज्मोडियम जो होता है वो डिवाइड होकर करके बहुत सारी संख्या में डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम का जो है वो एक प्लाज्मोडियम का जो ऑर्गेनिज्म है वो जब डिवाइड होता है तो वो हजारों की संख्या में डॉटर सेल बनाता है, और जिसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। जैसे यहाँ पे हमने लिखा बाइनरी फिशन, उसको कहा जाता है मल्टीपल फिशन कहा जाता है। दूसरी ओर जो ईस्ट के बारे में हम अगर बात करें तो ईस्ट में जो होता है उसके सेल जो होते हैं वो बहुत स्मॉल बर्ड के रूप में उभरना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये स्मॉल बर्ड बनने लगते हैं तो फिर वही बर्ड जो होता है उनका अलग हो जाता है। तो ये हम आपको बर्डिंग में क्लियर करेंगे कि किस तरह से ये बर्ड बनता है और किस तरह से बर्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये सारी बाइनरी फिशन क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं मदर अमीबा है और ये इसका सूडोपोडिया जो होता है पुल होता है, और ये पूरा ये न्यूक्लियस धीरे धीरे लार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन एक स्टेज के बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना स्टार्ट होता है, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे 2 डॉटर अमीबा हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। याद रखेंगे कि अमीबा के बॉडी के डिवीजन जो होता है किसी भी पार्ट से हो जाता है, ये बात सिर्फ अमीबा में ही लागू होती है। इसके अलावा बहुत सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें उनकी बॉडी के एक सिलेक्टेड पार्ट होते हैं, वहां से डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल हमने आपको दिया मल्टीपल फिशन जो देखने को मिलता है, उसका एग्जांपल है हमारा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है मलेरिया पैरासाइट जिसको कहते हैं, और इसमें जो होता है उसकी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं को वो में विभाजित हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जो उसका जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो जब डिवाइड मदर सेल डिवाइड होती है तो बहुत सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, मल्टीपल फिशन। अब बारी आती है हमारी, अब नेक्स्ट पे हम जाएंगे तो आएगा बडिंग। क्या होता है बडिंग? तो बडिंग के बारे में बात करेंगे। बडिंग का जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल बता दिया था कि इसका मोस्ट एग्जांपल है हाइड्रा। ठीक है, इन बडिंग स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड अ बड। जैसे यहाँ पे ये हमारा हाइड्रा, पेरेंट्स हाइड्रा हो गया, इसकी बॉडी में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ही स्मॉल बर्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा क्या है, बर्ड। अब यही बर्ड जो होता है धीरे धीरे करके क्या होगा, मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, बर्ड ग्रो करने लग जाता है, और जैसे ये ग्रो करेगा इसकी बॉडी से वो क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, यानी इसकी बॉडी से अलग हो जाता है। और जब बॉडी से अलग हो जाता है तो यहाँ पे क्या करता है, एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, बर्ड, यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट से बर्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया है कि द न्यू प्लांट ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस बर्ड। इसमें यही होता है कि जो न्यू प्लांट्स होते हैं धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद वो बर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद वो मैच्योर हो जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ पे बर्डिंग इन ईस्ट, अभी हमने इससे पहले आपको डिस्कस किया था कि बर्डिंग इन ईस्ट में देखने को मिलता है, तो ये बर्ड जो है वहां पे इसकी बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये
पहले छोटे से उभार के रूप में स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये जो है क्या करता है बड़ा होने लगता है और उसके बाद ये जो है इसकी बॉडी से अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा कि ये न्यू सेल जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया और ये इसकी बॉडी से अलग हो गया, सेपरेट हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बर्ड एक चेन के फॉर्म में बने होते हैं। तो जो ये बर्ड है अगर इसकी बॉडी से सेपरेट नहीं हो रहा है तो इसकी बॉडी के ऊपर भी एक बड बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके ऊपर एक बड बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 ऐसे करके 3 बड यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये सारे के सारे बड मेच्योर हो जाएंगे तो ये अलग हो जाते हैं या फिर एक चेन स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये है हमारा बडिंग इन बडिंग स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन। कह सकते हैं कि बडिंग में क्या होता है कि बल्ब लाइक छोटा सा प्रोजेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बड कहते हैं और ये पेरेंट सेल से बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब ये ग्रेजुअली जब ये मेच्योर हो जाता है तो उसकी बॉडी से अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद ये क्या करता है एक न्यू बर्ड बन के स्टार्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है दिस प्रोसेस कंटिन्यू और लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट आर प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत शॉर्ट टाइम में क्या करते हैं कि बहुत अधिक संख्या में प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बडिंग। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आएगा हमारा रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे हमने आपको रीजनरेशन भी शो कर दिया है और ये हो गया हमारा फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन का एग्जांपल है प्लेनेरिया। ये रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। और रीजनरेशन का एग्जांपल आप जैसे छिपकली की आपने देखा होगा, छिपकली की टेल जो होती पूंछ होती है कट जाती है और उसके थोड़े बाद दिनों बाद आप देखेंगे तो वहां पे वो क्या होता है जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में यही अंतर है कि जो पार्ट कुछ एनिमल में ऐसे होते हैं कि जो पार्ट एक बार कट जाते हैं उसके बाद फिर से उनमें रीजनरेशन की पावर होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो लीवर जो होता है हमारी बॉडी का उसमें अगर लीवर में भी रीजनरेट की क्षमता पाई जाती है रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस इफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म गेट कट्स। यानी कि पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आपको ये स्पोरेंजियम दिखाई दे रहा है, ये है क्या है हमारा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। इसी स्पोरेंजियम के अंदर जो होता है स्पोर्स भरे होते हैं। यहाँ पे ये फिलामेंट है और ये जो फिलामेंट अटैच है इसको हम कहते हैं हाइफी। ये सारी कंडीशन जो मैंने यहाँ पे शो किया ये आपको ये चीज या ब्रेड पे देखने को मिल सकते हैं। ये जो होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव नहीं होते, लेकिन ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है स्पोरेंजियम, इसके अंदर जो स्पोर होते हैं ये जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह का जो एग्जांपल है आपको ब्रेड पे भी देखा जा सकता है जिसको हम कहते हैं कि राइजोपस होता है और इसको हम ब्रेड मोल्ड भी कह सकते हैं। ब्रेड मोल्ड कंसिस्ट ऑफ द थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड हाइफी। यानी कि जो उस पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखती है उसको हम क्या कहते हैं ये हाइफी कहेंगे, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्पोर, ये हो गया स्पोरेंजियम और ये चारों तरफ से जो ये कोट है इसको हम कहते हैं हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, जो कि इनकी अनफेवरेबल कंडीशन में इनकी हेल्प करती है जिससे ये बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं जीवित रहते हैं। और ये जो होते हैं ये आपको प्लांट्स में भी देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि प्लांट्स सच एज फर्न एंड मॉस। फर्न और जो मास के जो प्लांट्स होता है वो भी इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है और वो जर्मिनेट कर करके नया प्लांट का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ईच स्पोरेंजियम कंटेन 100 ऑफ द स्पोर्स, ठीक है। 100 स्पोर्स इसके अंदर 100 से भी ज्यादा स्पोर्स इसके अंदर भरे होते हैं और इनको जब ये 1 मिनट भी नहीं लगता ये इनक्लोज्ड होते हैं और ये क्या करते हैं कि वाटर एयर के माध्यम से चारों तरफ फैल जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं एयर में भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन। ये भी हमारा एसेक्सुअल मेथड है। यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन मेनली ऑकर इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फंगी सच एज व्हिच इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये प्लांट्स में आपको उस प्लांट्स में देखने को मिल सकते हैं जो नॉन फ्लावरिंग्स होते हैं यानी जिसमें फ्लावर्स नहीं आते। अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो इस तरह से ये हो गया आपका। अब हम बात करेंगे इसके बाद हमने यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ये बहुत ही
फायदेमंद होता है, हेल्पफुल होता है। कह सकते हैं कि इसमें इस तरीके से हमें प्लांट्स को जर्मिनेट करने में बहुत आसानी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड में ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत जल्दी प्लांट्स के फ्लावर्स और फ्रूट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसमें डिफरेंशिएशन भी कम होता है। यानी कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स से इस तरह की वेजिटेटिव प्रोपगेशन के माध्यम से पौधे को उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है। और ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यहाँ पे हमने आपको शो किया है। इसमें होता है कटिंग, होता है शिफ्टिंग और लेयरिंग। जैसे आपने गन्ने का प्लांट्स देखा होगा, गन्ने के क्या करते हैं, उसका कलम किया जाता है, कलम करके उसको हम मिट्टी में उसको रोपण करते हैं, और उसका बीज नहीं होता है। जनरली ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत यूजफुल होता है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये, और वेजिटेटिव पार्ट से होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने रूट, स्टेम और लीफ जो होते हैं, ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट से ही कंप्लीट होता है। इसमें आपको लीफ है, स्टेम है, रूट है, उसमें से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये लीफ ये ब्रायोफिलम का लीफ है। ये लीफ जब किसी भी चट्टान पे या कहीं भी गिर जाता, जब उससे डिटैच होकर नीचे आता है, तो यहाँ पे जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन यानी मिट्टी, एयर, वाटर चीजें मिलती हैं, ये क्या करता है, नया प्लांट को जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। और ये एडवेंटियस पार्ट, ये जो इसका एडवेंटियस पार्ट है, यहीं से जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है। इसके अलावा आपने मनी प्लांट भी देखा होगा, जो कि आप उसको एक बॉटल में वाटर के सहारे रख देते हैं, वहां से भी वो क्या करता है, प्लांट्स पूरा जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बहुत ही यूजफुल होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो प्रोसेस है। पोटैटो, रोज में, पोटैटो में, और उसके अलावा बहुत से फ्लावर्स होते हैं जिसमें चमेली का फूल भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको संतरे के पौधे को उगाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इससे बहुत अच्छी क्वालिटी के हमें फ्रूट्स और प्लांट्स उपलब्ध हो सके। तो ये हो गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल मेथड भी होता है, जिसमें टिश्यू कल्चर होते हैं, और इसके अलावा आपको ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, ये सारे जो होते हैं हमारे आर्टिफिशियल मेथड में आते हैं। और इसमें जो होता है टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या होता है ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि टिश्यू कल्चर जो होता है, प्लांट्स के जो टिश्यूज होते हैं उनको जो होता है फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, और वहां पे जो टिश्यू कंडीशन जैसे उनको प्रोवाइड किया जाता है, या सेल होते हैं, वो सेल जो होते हैं जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर वो एक नए प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें सारी चीजें आर्टिफिशियल होती हैं, जैसे कि इनका जो मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा वो भी आर्टिफिशियल होता है। इनको हार्मोन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि ये एक सेल का एक समूह बनाते हैं, ठीक है। और इस समूह को हम कहते हैं कैलस, इस समूह को कैलस कहा जाता है। और फिर ये ग्रो करके जब ये कैलस रेडी हो जाता है, तो इनमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए इनको उपयुक्त जो है हार्मोन प्रोवाइड किया जाता है, और इस टिश्यू कल्चर को उसमें फिर से ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उसके बाद उसमें ट्रांसफर करने के बाद इसको जो है मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, और ये एक अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं। तो ये हमारा हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।